गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग स्वस्थ और हेल्थी होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। आज हम फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसका नाम है शांता और द्रवों का प्रवाह। तो शांता क्या है और द्रवों का प्रवाह जो है वो कितने प्रकार का होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है फ्लूइड या तरल जिसे हम कहते हैं। तो फ्लूइड या तरल क्या होता है, तो इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ लिया है कि वे पदार्थ जो प्रवाहित हो सकते हैं, जो बह सकते हैं, वो कहलाते हैं फ्लूइड या तरल। ठीक है। और इसमें दोनों ही प्रकार के जो हमारे लिक्विड होती हैं और जो हमारे गैसेज होती हैं, जो हमारे द्रव हैं और जो हमारी गैसें हैं, वो दोनों ही जो हैं वो फ्लूइड में आ जाती हैं। तो वे पदार्थ जो प्रवाहित हो सकते हैं, जो बह सकते हैं, वो कहलाते हैं तरल। और जितने भी गैसें हैं और जितने भी द्रव हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे फ्लूइड में आ जाते हैं। ठीक है। अब आदर्श तरल क्या होता है? एक ऐसा फ्लूइड जो आइडल है उसे हम आदर्श द्रव कहेंगे, आदर्श तरल। तो आदर्श तरल की जो है वो दो विशेषताएं होती हैं। और वो विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहली जो विशेषता आती है आदर्श तरल में कि उसमें जो संपीड़ितता होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, संपीड़ितता जो होती है ये शून्य होती है। ठीक है, या शून्य संपीड़ितता हम कहते हैं। तो शून्य संपीड़ितता का मतलब क्या होता है? शून्य संपीड़ितता का मतलब होता है कि अगर हम उस द्रव को दबा रहे हैं और उसमें जो आयतन में जो परिवर्तन है वो जीरो है, या उसमें जो दबाव उत्पन्न हो रहा है अगर वो जीरो है, तो उसे हम कहते हैं शून्य संपीड़ितता या इनकम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। कि अगर हम दबा रहे हैं किसी वस्तु को और वो दब नहीं रही है, उसके आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम इनकम्प्रेसिबल ऑब्जेक्ट कह देंगे। तो अगर फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो अगर एक ऐसा द्रव है, एक ऐसा तरल है जिसको हम दबा रहे हैं और उसके आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसकी संपीड़ितता जो है वो शून्य है। तो ये पहला गुण होता है आदर्श तरल का। और दूसरा जो गुण होता है वो होता है शून्य श्यानता। ठीक है। तो शून्य श्यानता का मतलब क्या होता है? तो श्यानता हमने इस चैप्टर के बाद पढ़ना है। तो अगर हमारा जो द्रव है या जो तरल है उसकी जितनी भी लेयर हैं, जितने भी परतें हैं, अगर उनके बीच कोई भी फोर्स कार्य नहीं कर रहा है तो उसे हम कह देते हैं शून्य श्यानता। कहने का मतलब कि अगर हम किसी बर्तन में हमने एक द्रव रखा है और हम उसको हिलाकर छोड़ दे रहे हैं, तो वो जो लिक्विड है वो हमेशा घूमता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है। रुकने की जो प्रॉपर्टी प्रदर्शित होती है वो प्रदर्शित होती है किसके द्वारा? श्यानता के गुण के कारण। ठीक है। तो सबसे पहले आदर्श तरल की परिभाषा हमने डिस्कस कर ली है कि वे पदार्थ जो बह सकते हैं वो तरल कहलाते हैं। और उनमें दो प्रकार के गुण होते हैं, पहला आता है शून्य संपीड़ितता और दूसरा शून्य श्यानता। शून्य संपीड़ितता उन्हें दबाने पर आयतन में जो होने वाला परिवर्तन होता है वो नगण्य होता है। ठीक है। और श्यानता का मतलब कि जो विभिन्न परतें होती हैं द्रव की, उनके बीच जो सापेक्ष गति होती है उसका मान जो है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल कोई कार्य नहीं करता है। और जितने भी हम व्यवहार में द्रव या गैसेस देखते हैं, ठीक है, कोई भी आदर्श तरल नहीं है, क्योंकि जितने भी द्रव हैं उसमें शून्य संपीड़ितता तो पाई जाती है लेकिन श्यानता उनकी शून्य नहीं होती है। और जितनी भी हमारी गैसेज होती हैं, ठीक है, उनमें न तो शून्य संपीड़ितता होती है और न ही शून्य श्यानता होती है। ठीक है। तो व्यवहार में हमें आदर्श तरल जो है वो कोई भी प्राप्त नहीं होता है। अब आदर्श तरल जो है वो किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं वो हमने देखना है। तो आदर्श तरल में जो प्रवाह होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रवाह होता है वो कहलाता है स्ट्रीमलाइन या धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। और दूसरा जो प्रवाह होता है उसे हम कहते हैं टर्बुलेंट या विक्षुब्ध प्रवाह। तो धारा रेखीय प्रवाह क्या है या विक्षुब्ध प्रवाह क्या है? तो अगर कोई द्रव जो है या तरल जो है वो इस प्रकार से बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है कि उसका जो प्रत्येक कण है वो अपने से पहले वाले कण के मार्ग का अनुसरण करे, उसके पथ का अनुसरण करे, उसी पथ पर चले जिस पथ पर हमारा पहले वाला जो कण है वो चल रहा है, तो उस प्रवाह को हम कह देते हैं धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है। तो धारा रेखीय प्रवाह क्या है? तो अगर कोई द्रव इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है कि कण, द्रव का जो प्रत्येक कण है वो अपने से आगे वाले कण के जो मार्ग है उसका अनुसरण कर रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो
जो P वाला जो कण है वो Q के मार्ग का अनुसरण कर रहा है और Q जो है वो R के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो प्रवाह है ये है हमारा धारा रेखीय प्रवाह या स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है। और अगर हम इसके किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं, तो ये प्रदर्शित करता है हमारे द्रव के वेग को। ये V1 V2 V3 ये इन बिंदुओं पर P पर Q पर और R पर हमारे द्रव का वेग है। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो हमारी जो टेंजेंट हमने खींचा स्पर्श रेखा वो है। और ये हमारा धारा रेखीय प्रवाह है। और धारा रेखीय प्रवाह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर जो द्रव का वेग है वो उसमें जितने भी कण हैं वो अपने से पहले वाले कण के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो ये कहलाता है धारा रेखीय प्रवाह। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर हम द्रव के वेग के मान को बढ़ाते जाएं, द्रव की जो स्पीड है अगर हम उसको बढ़ाते जाएं, द्रव का जो वेग है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसे आएगी कि जो कण का पथ है वो चेंज हो जाएगा। यानी हमारा जो कण है वो अपने से पहले वाले कण के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। पहले तो P जो है वो Q के मार्ग को चल रहा था और Q जो है वो R के मार्ग में ही चल रहा था। लेकिन अगर P जो है वो अपना अलग रास्ता बना दे, Q जो है वो अपना अलग रास्ता बनाए, तो जो प्रवाह है वो कहलाता है विक्षुब्ध प्रवाह। लेकिन विक्षुब्ध प्रवाह की जो कंडीशन है वो हमें तब प्राप्त होती है कि जब हम वेग के मान को बढ़ाते जाते हैं। हमने वेग के मान को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसे आई कि कण जो हैं वो अपने अलग अलग रास्ते चल रहे हैं, तो तब आ जाता है हमारा विक्षुब्ध प्रवाह। तो इसका मतलब एक फिक्स वेलोसिटी, सपोज वो 100 है, 100 मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ से नीचे अगर हमारे द्रव का वेग है तो वो है धारा रेखीय प्रवाह, और अगर उससे ऊपर है तो वो हो जाता है विक्षुब्ध प्रवाह। तो ये जो v है हमारा, ये कहलाता है क्रिटिकल वेलोसिटी यानी क्रांतिक वेग। ठीक है। तो अगर हम दोनों में अंतर करना चाहें तो स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर क्या है? तो धारा रेखीय प्रवाह में जो द्रव के जो कण हैं वो अपने से पहले वाले कण के मार्ग का अनुसरण करते हैं, और विक्षुब्ध में उनका जो पथ है वो अलग अलग होता है, सबके अपनी मर्जी है जो वो जैसे भी आगे बढ़े। ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है इन दोनों के बीच वीसी, क्रांतिक वेग। तो अगर द्रव का वेग जो है वो एक निश्चित वेग से कम है तो प्रवाह होगा धारा रेखीय, और अगर उससे ऊपर है तो प्रवाह हो जाएगा विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है। तो धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर क्या है? तो अगर हम इसे समझना चाहें तो जब कोई द्रव इस प्रकार से प्रवाहित होता है कि उसका जो प्रत्येक कण है अपने से ठीक आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करता है, तो उसे हम कह देते हैं धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है। और अगर हम उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें तो वो कण के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है। और ये जो स्पर्श रेखा हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि वो दो वेग की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। और हमारा विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है? तो विक्षुब्ध प्रवाह में सबसे पहले जो द्रव का वेग है वो एक निश्चित वेग से ज़्यादा होना चाहिए, और उस निश्चित वेग को ही हम कहते हैं क्रांतिक वेग। तो द्रव का प्रवाह अगर एक निश्चित वेग से कम है तो द्रव का जो प्रवाह है वो धारा रेखीय होगा इस प्रकार से, और अगर वो बढ़ते 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 एक फिक्स वेग से ज़्यादा हो गया तो तब वो हो जाएगा विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है। तो विक्षुब्ध प्रवाह जब कोई द्रव इस प्रकार से गति करता है कि मार्ग के किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले विभिन्न कणों का जो वेग है वो भिन्न भिन्न है, तो वो कहलाता है हमारा विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है। और क्रांतिक वेग से जो नीचे वेग होता है वो होता है स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी या धारा रेखीय प्रवाह, और उससे ऊपर का जो प्रवाह होता है वो होता है विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है। तो इस प्रकार हम विक्षुब्ध प्रवाह और धारा रेखीय प्रवाह को अंतर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आती है शांता, विस्कोसिटी, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है। तो शांता क्या होती है? तो जब भी कोई वस्तु हम देखते हैं कि एक वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु के तल पर अगर गति कर रही है, दूसरी वस्तु के तल पर गति कर रही है, तो हमें पता है कि उन दोनों सरफेस के बीच लगता है फ्रिक्शन एफ। ठीक है। और वो गति के विपरीत दिशा में लगता है, यानी गति जो है वो अगर आगे की ओर हो रही है तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे की ओर लगता है। सेम चीज़ द्रव में भी होता है। तो द्रव में क्या होता है कि जो द्रव की जो लेयर्स होती हैं, जो परतें होती हैं, उनके बीच भी कार्य करता है घर्षण बल। जैसे माना ये द्रव है, बह रहा है, ठीक है, और हमने इसको लेयर में तोड़ दिया 1 2 3, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यहाँ जो
जहाँ पर लेयर एक दूसरे को टच कर रही हैं, इनके बीच लगता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और इसी फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं घर्षण बल, आंतरिक घर्षण बल या शान बल। ठीक है, और द्रव की विभिन्न परतों के बीच जो लगने वाला बल होता है, इसे ही हम कहते हैं शांता। ठीक है, तो शांता क्या होती है? अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहें कि शांता हम क्या कहेंगे कि जो हमारे जितने भी तरल हैं, ठीक है, तो तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी जो विभिन्न परतें होती हैं, तरल की जो विभिन्न परतें होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे की सापेक्ष गति का विरोध करती हैं। जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे की गति का विरोध कर रही है, यानी लेयर आगे जाना चाह रही है लेकिन उसके नीचे वाली लेयर उसको रोक रही है, तो वो कहलाती है शांता। ठीक है, और शांता जो है वो हम गाढ़ेपन से भी उसके मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है उसकी शांता उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी जैसे पतले द्रव हैं हमारे, जैसे पानी हो गया या तेल हो गया, तो इनकी जो शांता होती है वो कम होती है, और जो गाढ़े द्रव हैं जैसे कोलतार हो गया, शहद हो गया, ग्लिसरीन हो गया, इनकी शांता जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो शांता के ही गुण के कारण जो हमारे द्रव होते हैं, जब हम उनको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में निकालते हैं या खाली करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ द्रव जो हैं वो तो बहुत जल्दी से आ जाते हैं और कुछ द्रव जो हैं वो बहुत टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस पर? शांता पर। ठीक है, तो शांता द्रवों का वह गुण होता है जो द्रवों की दो परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, तो यहाँ गति का विरोध कम होता है तो इसका मतलब शांता कम है। यहाँ गति का विरोध ज़्यादा होता है तो इसलिए शांता जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और हम मेजर कर सकते हैं कि अगर हम किसी द्रव को हिलाकर छोड़ रहे हैं और उसके बाद द्रव जो है वो जल्दी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है, शांता है, वो ज़्यादा है। ठीक है, जैसे माना शहद है और हम शहद को हिलाकर छोड़ दे रहे हैं तो थोड़ी देर में वो रुक जाता है, लेकिन पानी को हिलाकर अगर हम छोड़ रहे हैं तो अगर वो ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो इसका मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है वो लो है। तो इसका मतलब जो जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा, अगर हम दो लिक्विड की कंपेरिजन कर रहे हैं तो जो जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा रुकने में, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपकी समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। आप नोट्स भी बनाएंगे और इसको अपनी कॉपी में तैयार कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।